हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के, इसको डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल मिड टर्म के लिए नहीं, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम भी अगर आप दोगे ना तो इनसे बाहर नहीं आते पेपर में क्वेश्चन यही रहते हैं। ठीक है, तो हर एग्जाम के नज़रिए से आपकी ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना है। सिलेबस देखिए, सिलेबस के बारे में आप पहले से जानते होंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में आप पहले से जानते हैं कि सेक्शन सी जो है 3 नंबर का आता है, सेक्शन डी जो है 5 नंबर का आता है, और हम इन दोनों क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये सारे नोट्स के रूप में आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में। इसमें आपको क्या करना है, गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करोगे, क्लास 12th में जाओगे, अपने सब्जेक्ट में जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऐसी टेबल आएगी, तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, सारे आंसर आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिटेल में चैप्टर समझाया है। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप एकदम से सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। इसके लिए आपको पहले चैप्टर को समझना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर की वीडियो जरूर देखना, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, और फिर इससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। अब देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो कंफ्यूज करती है बच्चों को। सबसे पहले देखिए वृद्धि। वृद्धि का नाम सुनते ही आपको ऐसा लग रहा होगा किसी चीज का बढ़ना। ठीक है, पर यहाँ पे वृद्धि का मतलब बढ़ना नहीं है, यहाँ पे वृद्धि का मतलब है परिवर्तन। अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है तो मैंने वहां पे आपको समझाया था, जनसंख्या वृद्धि का मतलब है जनसंख्या में परिवर्तन, यानी जनसंख्या में चेंजेस। अब ये परिवर्तन कैसे हो सकता है, या तो जनसंख्या बढ़ रही हो या जनसंख्या घट रही हो, दोनों ही वृद्धि कहलाएगा। बढ़ रही है तो भी वृद्धि है और घट रही है तो भी वृद्धि है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है। अब आप कहोगे कि वृद्धि का मतलब तो बढ़ना होता है, हमने तो बढ़ना पड़ा था। तो यहाँ पे वृद्धि का मतलब केवल बढ़ना नहीं है, इसको हम ऋणात्मक और धनात्मक में पढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में पढ़ते हैं। वो आगे आपको पता लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे दर की बात कर रहे हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है हमेशा परसेंटेज में यानी प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखिए, किसी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, वहां पे एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में जो होने वाला परिवर्तन है, हो सकता है जनसंख्या बढ़े, हो सकता है जनसंख्या घटे। ठीक है, उसको तो जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है उसको जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, यानी कि वो बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है। क्लियर है? और जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में यानी परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है कि इतने परसेंट से बढ़ रही है या इतने परसेंट से घट रही है, तो इसको जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। समझ रहे हो? यानी आपने देखा ना कि कहते हैं 10% से जनसंख्या जो है बढ़ रही है या 10% से घट रही है, तो इसको दर कहा जाता है, जहां परसेंटेज में बात आ जाए। और ये जो दर है, 2 प्रकार से हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, या तो जनसंख्या बढ़ रही होगी या जनसंख्या घट रही होगी, यही होता है ना। तो समझिए, ध्यान से समझिए। पहले हम धनात्मक को देखते हैं। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसमें निश्चित किसी 2 समय अंतराल के बीच में। अब 2 समय अंतराल का मतलब क्या होता है, दोनों समय अंतराल फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लो 1910 से लेके 1920, ये दोनों फिक्स है, यानी 10 से 20 की बात चल रही है। या 1920 से लेके 1930 फिक्स हो गया ना। यानी किसी भी 2 समय अंतराल के बीच में किसी क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी कि जो जन्म है, ठीक है, वो अधिक हो गए हैं, और जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। अब देखो, जन्म अधिक हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? सीधा सीधा बताओ, सिंपल है ना। जन्म तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं लेकिन मृत्यु कम हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? आपको क्लियर पता लग गया होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, धनात्मक। लेकिन अब दूसरी तरफ सोचो, ऋणात्मक वृद्धि में क्या होता है, इसमें निश्चित 2 समय अंतराल के बीच में जन्म दर जो है, ठीक है, जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि दूसरी कंडीशन में क्या है, मृत्यु दर ज्यादा हो गई है लेकिन जन्म दर जो है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जनसंख्या में परिवर्तन होगा। एक जगह आपको जनसंख्या बढ़ती हुई नजर आएगी तो एक जगह जनसंख्या आपको घटती हुई नजर आएगी। तो इसी को हम जनसंख्या की धनात्मक या ऋणात्मक वृद्धि के नाम से जानते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि जनसंख्या जो परिवर्तन है, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के आपको कोई 3 महत्वपूर्ण जो घटक हैं वो बताने हैं। तो जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हो सकता है, उसके 3 ही तरीके हो सकते हैं। या तो मान लो बहुत ज़्यादा जन्म हो रहे हो, जन्म या ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हो, तो इससे जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। मृत्यु या तो ज़्यादा हो रही हो या कम हो रही हो, इससे भी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। या तीसरा कारण है प्रवास, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होंगे तो उसके कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जन्म मृत्यु तो आप समझते हैं, वहां तो कोई समझना नहीं। प्रवास या प्रवास जो कहते हैं इसको समझते हैं। मान लो कोई जगह है, इसका नाम है दी, ठीक है, दिल्ली मान लो। दिल्ली में से लोग पंजाब की तरफ जा रहे हैं। मान लो दिल्ली में 1,000 लोग रहते हैं, वो 1,000 लोग जो हैं, ठीक है, दिल्ली में मान लो लाखों लोग रहते हैं, उसमें से 1,000 लोग जो है पंजाब चले गए। ठीक है, तो ये जो 1,000 लोग हैं यहाँ से तो ये माइनस हो गए, यानी कि यहाँ से तो कम हो गए, लेकिन पंजाब में जाके प्लस हो जाएंगे, यानी पंजाब की जनसंख्या में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रवास जो है जनसंख्या में परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन को दिखाता है। एक जगह ये कमी दिखाएगा तो एक जगह ये बढ़ोतरी दिखाएगा। तो यही हमें समझना था, सिंपल है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि प्रवास का क्या मतलब होता है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, जहां से लोग गमन करते हैं, यानी जहां से लोग चलते हैं, उसे उद्गम स्थान कहते हैं। जैसे मान लो कोई दिल्ली से जा रहा है बिहार, तो वो कहाँ से चला है, दिल्ली से चला है। अब वो परमानेंट बिहार में जाके बसने की सोच रहा है, यानी दिल्ली से तो चल दिया, बिहार में गया, तो दिल्ली क्या हो गया, उसका उद्गम स्थान हो गया, या जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है चलना, जहाँ से वो आया है। लेकिन जिस जगह पे वो जा रहा है वो उसका डेस्टिनेशन हो जाएगा, यानी उसका गंतव्य स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली उसका क्या हो गया, उद्गम स्थान, और बिहार क्या हो गया, उसका गंतव्य स्थान। ठीक है, तो ये होता है। और उद्गम स्थान जो है वो जनसंख्या में कमी को दिखाता है, क्योंकि वहां से तो लोग चले गए हैं तो कमी हो गई। लेकिन जो गंतव्य स्थान होता है वो जनसंख्या की बढ़ोतरी दिखाता है, यानी जहां पे लोग आए हैं वहां पे जनसंख्या क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो सिंपल है बिल्कुल, आप आराम से इसे कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यहाँ पे कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। प्रवास के अपकर्ष कारक, ठीक है, और जो प्रतिकर्ष कारक हैं, इस तरीके से प्रतिकर्ष कारक देखिए और दूसरा है अपकर्ष कारक। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, यानी एक अच्छी स्थिति को दिखा रहा है तो एक बुरी स्थिति को दिखा रहा है। तो इसे हमें समझना है। देखिए जो अपकर्ष कारक होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है, यानी ये अच्छा होता है, प्लस मान लीजिए आप इसको, यानी जहां पे सारी चीजें अच्छी होंगी लोग वहीं पे जाना पसंद करेंगे ना, तो अपकर्ष कारक होगा। और प्रतिकर्ष कारक जो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये कहीं ना कहीं माइनस को दिखा, माइनस मतलब ये एक तरह से आप ये मान लो कि ये गलत है, नेगेटिव में मानिए कि बेकार जगह होगी इसीलिए लोग वहां पे नहीं रहना पसंद करेंगे। तो चलिए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अपकर्ष कारक को देखते हैं, यानी लोग क्यों काम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके कई कारण हैं। जैसे कि मान लो वहां पे उनको काम के ज़्यादा अच्छे अवसर मिल रहे हैं, वहां पे उनको अच्छा रोजगार मिल रहा है, ठीक है, उनको वहां पे जो सैलरी मिल रही है वो अच्छी मिल रही है, ठीक है, उनको अच्छी सुविधाएं मिल रही है रोजगार में, तो ये कारण हो सकते हैं। वहाँ पे रहन सहन की दशाएं अच्छी हों, यानी कि लोगों के रहने के लिए बढ़िया उनको सुविधाएं मिल रही हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी एजुकेशन, स्कूल वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो, तो जहाँ पे रहन सहन की अच्छी दशाएं हों तो ये भी हो जाएगा। जहाँ पे शांति हो, हर इंसान चाहता है एक शांति वाली जगह में रहना, जहाँ पे लड़ाई झगड़े दंगे ये सब ना होते हो, आराम से लोग अपना जीवन बिता सके, शांति वाली जगह हो, लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। जहाँ की जलवायु अनुकूल हो, ठीक है, जहाँ पे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो, सुरक्षा को ध्यान में रखकर लोग रहना पसंद करते हैं। मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे रोज चोरी होती हो, रोज डाके पड़ते हो, वहाँ पे कोई रहना पसंद करेगा, नहीं पसंद करेगा। तो जो ये जो कारक हो जाते हैं ये अपकर्ष कारक हो जाते हैं। ठीक इसके अपोजिट जो है वो प्रतिकर्ष कारक हैं, यानी जहाँ पे रहने सहने की दशाएं निम्न हो, यानी अच्छी जगह ना हो, अच्छी दशा ना हो, ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियां, मान लो वहाँ पे राजनीतिक परिस्थिति अच्छी ना हो, कभी किसी की सरकार आ रही, कभी किसी की सरकार आ रही है, कभी तानाशाही चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, तो ऐसी जगह पे लोग नहीं रहना पसंद करेंगे। जहाँ की जलवायु प्रतिकूल हो, जलवायु ठीक ना हो, मान लो ज़्यादा ठंडी जलवायु हो, बहुत ठंडी जलवायु हो, वहाँ लोग नहीं रहेंगे। बहुत गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में भी लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, प्रतिकूल जलवायु में लोग नहीं रहते हैं। जहाँ पे प्राकृतिक विपदाएं आती रहो, मान लो जहाँ पे जैसे रोज भूकंप आ रहा हो, कहीं रोज कभी हर हर साल जहाँ पे बाढ़ आती हो, हर साल अकाल पड़ जाता हो, ऐसी जगह पे लोग रहना पसंद नहीं करते। जहाँ पे महामारियाँ फैल रही हो या आर्थिक पिछड़ापन हो, ऐसी जगह पे लोग ज़्यादातर रहना पसंद नहीं करते। तो प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी दोनों ही पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, यानी वृद्धि तो परिवर्तन होता है, यहाँ पे इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ रही है या फिर किसी क्षेत्र की जनसंख्या घट रही है, ठीक है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, जहाँ पे मान लो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए, वहाँ पे क्या परिणाम होंगे। वहाँ पे संसाधन जो होंगे उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि लोग बढ़ेंगे तो संसाधन ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल होंगे, संसाधन बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लग जाएंगे, जनसंख्या का भरण पोषण करने में वहाँ पे कठिनाई आने लगेगी, विकास की गति कहीं ना कहीं रुकने लगेगी। अगर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी जहाँ पे, वहाँ पे ये नुकसान होंगे। अब मान लो कहीं पर जनसंख्या घट जाए तो क्या होगा। अब वहाँ पे संसाधन तो बहुत होंगे लेकिन लोग कम होंगे, यानी कि संसाधन का तो पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। समाज की जो आधारभूत संरचना होती है वो अस्थिर हो जाती है, रुक जाती है कहीं ना कहीं, और देश का भविष्य जो है चिंता और निराशा में डूब जाएगा। तो ना तो जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ना अच्छा और ना ही जनसंख्या का बहुत ज़्यादा घटना अच्छा, दोनों के ही नेगेटिव कहीं ना कहीं परिणाम होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन जो है ये आपको करना है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है इसके बारे में समझिए। तो देखिए ये एक सिद्धांत है, इससे क्या पता लगता है हमको, इससे ये पता लगता है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में, मतलब भविष्य के बारे में हमें अंदाजा लग जाता है कि आज हम किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना को देखकर हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में वहाँ पे जनसंख्या कैसी हो सकती है, ठीक है। पहले से मतलब पूर्व अनुमान लगाने में यानी अंदाजा लगाने के लिए हमें ये सिद्धांत मदद करता है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि जैसे जैसे कोई देश समाज या, ठीक है, जैसे जैसे कोई देश या कोई समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति कर जाए और नगरीय औद्योगिक हो जाए, साक्षर बन जाए, ठीक है, तो उस समाज में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। जैसे कि देखिए पहले समाज क्या था, वहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती कर रहे थे, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं थी, ठीक है, ग्रामीण माहौल था, लेकिन अब वो तरक्की कर गए। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नगरीय अवस्था हो गई, लोगों को एजुकेशन मिलने लगी है, औद्योगिक अवस्था में पहुँच गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, पहले उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर था, लेकिन बाद में वो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन है ये एकदम से नहीं आता, कहीं आप सोचो एकदम से ऐसा हो जाएगा, ये कई अवस्थाएं होती है इसकी, खासकर इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तीनों अवस्था में धीरे धीरे करके ये परिवर्तन आता है, हमको तीनों अवस्था को समझना है। सबसे पहले अवस्था में देखो क्या होता है, सिंपल है, आपको बस ये समझना है पहले क्या था। देखिए शुरू शुरू में क्या होता है, जन्म दर जो है वो बहुत उच्च होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है, और मृत्यु दर जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जब जन्म भी बहुत हो रहे हैं और मृत्यु भी बहुत हो रही है, मान लो 500 बच्चे पैदा हुए और 500 ही मर गए, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। तो उसमें कहेंगे जनसंख्या एक तरह से धीमी हो जाएगी या फिर स्थिर हो जाएगी, आप ऐसा भी कह सकते हो। इसकी वृद्धि जो है वो एक तरह से धीमी हो जाती है, ठीक है। ऐसे माहौल में ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय जैसे खेती करना, पशुपालन करना, ठीक है, इस तरीके के कामों में लोग लगे होते हैं। तो ये होती है प्रथम अवस्था। सेकेंड अवस्था में क्या होता है, जन्म दर जो है शुरू में तो बहुत हाई रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये जन्म दर जो है कम होने लग जाती है, ठीक है, और मृत्यु दर जो है वो घट जाती है। अब जन्म दर शुरू में बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे घटी है, ठीक है, और मृत्यु दर कम होने लगी है। तो ऐसे में भी जनसंख्या जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है, ज़्यादा ही रहेगी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तीसरी अवस्था में जाके अंतर ज़्यादा हो जाता है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो गई, यानी जन्म भी कम हो रहे हैं और मृत्यु भी कम हो रही है। तो एक तरह से आप मानोगे कि लगभग लगभग एक बैलेंस बन चुका है, ठीक है, और जनसंख्या या तो यहाँ पे स्थिर हो जाती है या फिर बहुत ही कम स्पीड से वृद्धि करेगी, आप ऐसा मान सकते हैं। इस अवस्था में जनसंख्या जो है वो शिक्षित हो जाती है, एजुकेटेड हो जाती है, लोगों के पास शिक्षा होती है, तकनीकी ज्ञान होता है। अब वो विचार पूर्वक सोच समझ के अपने परिवार को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, परिवार नियोजन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो ये तीसरी अवस्था होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या जो होती है उसको नियंत्रण करने के क्या उपाय हैं। अब देखो कहते हैं ना कि जैसे चाइना है दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, भारत जो है ऐसा कहा जा रहा है कि भारत चाइना से भी आगे निकल जाएगा, तो हमें जनसंख्या को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ठीक है, जनसंख्या कंट्रोल करेंगे तो ठीक रहेगा। तो जनसंख्या को कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है, तो इसके लिए देखिए एक फैमिली प्लानिंग होती है जिसको परिवार नियोजन कार्यक्रम की कहा जाता है, ठीक है। इसमें उन लोगों को ये समझाया जाता है कि किस प्रकार से हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो जैसे मान लो कोई विवाहित है, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाया जाता है कि पहला बच्चा जब पैदा हो रहा है
दूसरा बच्चा जो है गैप में 2.5-3 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा हो, तो इस तरीके से इसको परिवार नियोजन कहा जाता है। ठीक है, ये है परिवार नियोजन, यानी सोच समझ के सारे फैसले लेना। दूसरा है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक में क्या है, कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं जिसके जरिए जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कोई मेडिसिन वगैरह आती है, या महिलाओं में कॉपर्टी वगैरह लगा दी जाती है, पुरुषों को कॉन्डम वगैरह यूज़ करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि गर्भ निरोधक में ऑपरेशन करना, नसबंदी करवाना, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो चीज़ों को अपनाया जा सकता है। और फिर सबसे तीसरा जो पॉइंट है वो कहा जाता है शिक्षा का प्रसार, यानी कि लोगों को एजुकेट करना। अगर लोगों को एजुकेट किया जाएगा, तो एजुकेट जब लोग हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जनसंख्या अपने आप ही नियंत्रण में आने लगेगी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना और पेपर में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। या फिर संसार में जो जनसंख्या का वितरण है उसका जो घनत्व है वो असमान है। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे बहुत कम लोग रहते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप देखो, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे आंसर आपका एक जैसा ही बनेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। उन कारकों को हमको समझना है कि कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो उसमें भौगोलिक कारक आ जाते हैं आपके। ठीक है, उसमें आपके आर्थिक कारक आ जाएंगे, उसके अंदर आपके सामाजिक सांस्कृतिक कारक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारक देखते हैं। मान लो कोई भी कहीं पे रहना चाहेगा तो क्या देखेगा, सबसे पहले लोग देखेंगे कहाँ पे पानी अच्छा उपलब्ध है। जहाँ पे पानी अच्छा उपलब्ध होता है लोग वहीं रहते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि जल उपलब्ध होता है, खेती कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो लोगों की पहली पसंद यही होता है जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो। भू आकृति, भू आकृति में देखो, एक जगह है मान लो ऊबड़ खाबड़ पथरीली, और एक है समतल, तो कहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे? जो समतल है, समतल पे जो जो लोग हैं वो ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो लोग जो है वो समतल स्थान पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए जो पहाड़ी क्षेत्र होती है वहाँ पे जनसंख्या कम होती है, समतल स्थान पे जनसंख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, एक और कारण है जलवायु। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी। ठीक है, ऐसी जलवायु में लोग नहीं रहना पसंद करते। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती हो वहाँ पे भी नहीं रहना पसंद करेंगे, और जहाँ पे बहुत ठंड रहती हो वहाँ पे भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, एक ऐसा हो जहाँ पे मतलब जलवायु ठीक ठाक हो, ना तो बहुत गर्म हो ना तो बहुत ठंडी हो, इस तरीके की जो कंडीशन होगी वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। तो जलवायु भी महत्वपूर्ण है। मृदा, मिट्टी, मिट्टी अगर उपजाऊ है तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये मृदा वाला पॉइंट आप बता सकते हो। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या है? खनिज संसाधन जहाँ पे उपलब्ध हो। ठीक है, जहाँ खनिज संसाधन उपलब्ध होंगे वहाँ उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे वहाँ काम मिलेगा, तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर नगरीकरण, लोग नगरीकरण, जहाँ पे नगरीकरण होता है लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। नगरों में क्या फ़ायदा होता है? उनको भाई अच्छा रोजगार मिल जाएगा, वहाँ पे रहने की जगह मिल जाएगी, वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, इसलिए लोग नगरों की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हो। औद्योगिकरण, जहाँ पे उद्योग होंगे वहाँ पे क्या होगा? उद्योग होंगे तो पूरा एक शहर बसेगा, लोग रहेंगे, उद्योगों से रोजगार मिलेगा, काम करने वाले लोग होंगे वो वहाँ पे बसेंगे, तो यहाँ उनको फायदा मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, एक सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी होता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखिए। कुछ लोग क्या होते हैं, वो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण भी ज़्यादातर, कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। लोग ज़्यादातर उन जगहों पे भी जाकर बसना पसंद करते हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक चीज़ों से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? यानी दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी कि कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसा क्यों है? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी संख्या को देखा जाता है, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग कितने हैं, इस आधार पे इसको नापा जाता है, मापा जाता है। कुछ स्थानों पे जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं। भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक। अब भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक में कौन से कारक आएंगे? ये वही कारक आएंगे जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है। भौगोलिक कारक में जहाँ पे अच्छी मिट्टी हो, अच्छा पानी हो, ठीक है, समतल जगह हो। सामाजिक कारक में, आर्थिक कारक में, आर्थिक कारक में आप लिख दोगे जहाँ अच्छा रोजगार हो, औद्योगिकरण हो, नगरीकरण हो, ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। तो यहाँ पे अपना ये जो सेकंड चैप्टर है ये भी खत्म हो जाता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सारी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा
ठीक है। इसके अलावा जो लाइव क्लास हमारी जब भी लाइव क्लास होगी तो उसका पूरा शेड्यूल जो है आपको हमारा यहीं मिला करेगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है, सत्येंद्र प्रताप मेरा नाम है। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। इस नाम से मैं आपको इंस्टा पे मिलूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।